तरुण, एक इम्पॉर्टेंट था हमारा क्रिप्टो एसेट्स पर हम जो कह रहे थे कि दुनिया हमारी बात सुने, इसके थ्रेट को सबसे पहले हमने उजागर किया, पूरी दुनिया को बताया कि ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। इस पर, इस फ्रेमवर्क पर चर्चा होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी अध्यक्षीय पारी में क्रिप्टो पर। लेकिन भारत कह रहा है हम अकेले नहीं कर पाएंगे फ्रेमवर्क को लागू, सबको मिलकर आना पड़ेगा। अभी किस तरह की चुनौती है, संक्षेप में अगर बता पाएं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, जैसे क्रिप्टो जो है वो एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इसको अकेले रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से उन्होंने IMF और FSB दोनों को बोला कि वो अपने अपने तौर पे एक रिपोर्ट तैयार करें, उसका एक सिंथेसिस और एक प्रेसिडेंसी नोट को कल G20 ने एंडोर्स किया। और अब जो है वो मार्राकेश में जो मीटिंग होगी उसमें आगे का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से और कितना जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये तो G20 की बात हुई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड 194 कंट्रीज हैं UN के अंदर, तो वो भी इस ऑन बोर्ड आए। 20 कंट्रीज के आगे भी जो के सिवा जो कंट्रीज हैं वो भी ऑन बोर्ड है क्रिप्टो के लिए। इसके लिए भी काम किया जाएगा, क्योंकि IMF के अंदर करीबन 160 कंट्रीज आती हैं, तो IMF अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। तो एक कंसेंसस वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो के लिए तैयार करने का काम ये इंपॉर्टेंट आपने इनपुट दिया कि G20 के बाहर भी जो बात की, भारत की बात है, वो G20 के बाहर भी जारी है। अगर दुनिया के 190 से ज्यादा देश अगर इस पर सहमत हो रहे हैं तो बात सिर्फ बग्गा सर ये दिखाता है भारत की पावर की। जो भारत जो मुद्दे उठा रहा है वो सीमित नहीं है सिर्फ G20 तक, उनका दायरा ज्यादा है, G20 से ज्यादा बड़े फलक पर, ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव के साथ। बग्गा सर। हाँ बिल्कुल, देखें तो अब G20 क्या हमने एस्टेब्लिश किया दीपक जी के ज़्यादा इकोनॉमिक हम फोकस रखेंगे और जियोपॉलिटिक्स का जो अड़चन आ रही थी उसको भी कवर किया। तो अब यहाँ से एग्जीक्यूशन पे फोकस आ जाता है। अब जैसे ऋषि सुनाक ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि UK $2 बिलियन क्लाइमेट फंड में देगा। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का फैलाव की बात हम कर रहे हैं और डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहे हैं ताकि उनका ज्यादा फोकस ग्लोबल साउथ के ऊपर आए। और वैसे ही सेम वे में क्रिप्टो एक ऐसा मसला है कि जिसको एक देश नहीं सुलझा सकता। उसके लिए एक ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड का एक रचना की बात की गई है IMF FSB के पेपर में, और भारत ने वो प्रेसिडेंशियल पेपर जो निकाला है उसमें भी यही बात की है कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स आप लगाइए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और फंडिंग फॉर टेररिज्म के लिए ना ये यूज हो, ब्लैक मनी जनरेशन के लिए यूज ना हो, बट जो इसके फायदे हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। बाकी ब्लॉकचेन वगैरह, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, वो तो हम कर ही रहे हैं। जो डिजिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने बहुत महारत हासिल की है, वो तो प्रदर्शित भी की गई और काफी उसकी सराहना भी की गई। और हमने पूरे विकासशील देशों को ये ऑफर किया है कि भारत की जो लर्निंग्स हैं और भारत की जो तकनीक है वो आपके लिए उपलब्ध है, डिजिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्रिप्टो वाले ये फैला देते हैं कि क्रिप्टो और डिफाई और ब्लॉकचेन इकट्ठा चलता है, अगर आप क्रिप्टो को बैन करेंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। वो सब नहीं है। हमने बहुत अच्छे तरीके से क्रिप्टो को अलग रखा है, उसका टैक्सेशन अलग रखा है, बैंक्स को दूर रखा है क्रिप्टो से, और साथ में डिफाई ब्लॉकचेन यूज किया है। यही विश्व का चलेगा, बैन कोई नहीं होगा, उसको रेगुलेट करेंगे। और यही वजह है कि G20 के बाहर भी भारत की इस सोच को हर कोई स्वीकार कर रहा है। जैसा तरुण ने भी बताया कि 190 देश जो IMF के साथ जुड़े हुए हैं वो सब इस बात पर एक राय एक तरह से। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो IMF ने भी ये जो सिंथेसिस पेपर तैयार किया है ये भारत के कहने पर किया। भारत ने सिफारिश की थी कि आप इस तरह का पेपर तैयार करें, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें IMF ने डेटा 2025 तक जुटाने की जिम्मेदारी भी ली है, बाकायदा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि IMF डेटा जुटाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रोफेसर पंत, इन चीज़ों के अलावा क्या हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ आपकी नज़र में बन पाए हैं सर? हमने साध लिया पूरे अफ्रीका को, हमने उनकी आवाज़ दे दी एक तरह से बड़े मंच पर।
हमने देखा कि वैचारिक रूप से मतभेदों में बटे हुए इस दुनिया में 100% सहमति के एक साझा घोषणा पत्र को जगह दी जा सकती है, उस पर सहमति बनाई जा सकती है। क्या हम ऑफिशियल एक तरह से कहें कि ग्लोबल साउथ की आवाज बन गए सर? कह नहीं सकते, बहुत लंबा रास्ता है अभी। हाँ। आपको याद होगा पहले एक ग्लोबल साउथ होता था जिसको हम NAM कहते थे, नॉन लाइन कंट्रीज। और जब हमने देखा है कि जब परिस्थिति आती है, खराब होती है, जैसे कि दोहा राउंड में हुई थी 2004 में, तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री ने हमारा साथ नहीं दिया था फाइनल में। तो ये इकोनॉमिक परिस्थिति पर डिपेंड करता है। डिफरेंस ये है कि आज के दिन ग्लोबल साउथ का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। 2000 में 1990 में साउथ की इतनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन पिछले 10-15 साल में ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो मेरे ख्याल से ये फिर से ग्लोबल साउथ का इनिशिएटिव लाना, पहली बार नहीं लाए हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये अफ्रीकन यूनियन को लाकर एक पूरा ग्लोबल साउथ को इसमें लाना बहुत जरूरी है। और इसमें एक कंटिन्यूटी भी है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन एक होमोजेनियस एंटिटी नहीं है, इनमें अपने बहुत डिफरेंसेस हैं। लेकिन द गाइडिंग फोर्स अफ्रीकन कंट्रीज में ब्राजील है, ये साउथ अफ्रीका है। और आपको पता है कि इसके बाद जाएगा ब्राजील। और साउथ अफ्रीका पे बहुत वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कैसे वो ये अफ्रीकन कंट्रीज का इनिशिएटिव्स वो इंडिया के साथ इस पे लाए, G20 के फ्रेमवर्क में लाए। तो ग्लोबल साउथ, यस, गुड इनिशिएटिव। पुराना एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आज के दिन गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, दैट इज द साउथ कंट्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट इज बैक अगेन in the limelight as far as G20 is concerned. एब्सोल्युटली। बग्गा सर, अगेन जिसे रियल बिग डील कहा जा रहा है, पूरी दुनिया के अखबार इसे मैसिव डील, रियल बिग डील कह रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं आपसे मार्केट के लिहाज से भी पूछूंगा सर, कल से इस डील की मार्केट पर कैसी छाया होगी? जैसा हम जिक्र कर भी रहे थे कि इसमें सब कुछ है, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसमें एनर्जी कनेक्टिविटी है, इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी है। एक बड़ी ही विस्तृत और अभूतपूर्व ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है डील के रूप में। आप कल से इसका मार्केट पर, न सिर्फ भारतीय बल्कि ग्लोबल मार्केट्स पर इसका क्या प्रभाव देखेंगे सर? देखिए, ये क्लोज आना इस तरह का एक तो विकल्प है BRI का, जो चाइना का BRI था, जो काफी हद तक एक बहुत ओवर लेवरेज और अब स्लो मूविंग हो गया है। ये एक नया कनेक्टिविटी एजाज किया गया है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा ने भी ये कहा कि ये 40% इम्प्रूवमेंट है एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे, टाइम वाइज, कॉस्ट वाइज। तो ये अब देखना है, 60 दिन है टू प्रिपेयर अ मोर ब्लूप्रिंट। कल 52 पन्नों का एक इनिशियल MOU जो है वो साइन किया गया है। अब मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ये बहुत सारे मिडिल ईस्ट में मार्केट खोलता है हमारी इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए, हमारे मेटल्स प्रोड्यूसर्स के लिए। यहाँ तक कि जब कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, अब सीमेंट जैसे हम कहते हैं, ज़्यादा हम सीमेंट इधर से उधर नहीं ले जा सकते, मेटल्स आप ले जा सकते हैं, उसका मियाद होती है और कॉस्ट एफिशिएंसी होती है। बट इस तरह के लिंकेजेस आए तो एनर्जी में, इंटरनेट में और साथ में पूरे ट्रेड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। उछाल आप पहले तो देखेंगे इंडस्ट्रियल कंपनीज में, और ग्लोबल साउथ में भी यही फायदा है कि भारत सप्लायर ऑफ चॉइस बन सकता है। डिफेंस इक्विपमेंट में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो हम बन ही चुके हैं, जेनरिक्स हमारे ही चलते हैं पूरे अफ्रीका में। जैसे देख लीजिए, हमारे ऑटोज वहाँ चलेंगे। तो ये जो MNCs अफ्रीका में देते थे चीज़ें बहुत हाई कीमत पे या विकसित देशों की कीमत पे, विकासशील देशों के लिए भारत की प्राइसिंग पे फार्मा हुआ, डिफेंस हुआ, इंडस्ट्रियल गुड्स हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। ये सब मॉडल्स अलोंग विद
डिजिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप पूरे आबादी को फाइनेंशियल सेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं, एक आइडेंटिफायर आधार जैसा निकाल सकते हैं पूरे अफ्रीका के लिए, ये बहुत गेम चेंजर बन जाता है। तो मुझे तो उम्मीद है भारतीय कंपनीज के लिए बहुत सारे मार्केट खुलने चाहिए इसके बाद। एब्सोल्युटली। पंत सर, आप इसे कैसे असेस करते हैं? ओवरऑल कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है ये? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में भी इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और आज ग्लोबल टाइम्स में इस पर रिएक्शन भी आया चाइना का कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव हैं, ये सिर्फ कागजी बातें हैं, ऐसा होगा नहीं। पहले भी कोशिशें होती रही हैं तो इस तरह से हो। तो आप किस तरह से असेस कर रहे हैं सर? ऐसा होता है कि G20 आज तो शुरू नहीं हुआ। G20 स्टार्ट हुआ 2008 में और किस परिस्थिति में समिट लेवल पे भी हम तो अब आप ये देखिए कि 2008 में G20 क्यों लागू किया गया, क्योंकि 2008 में 1936 के बाद पहला ग्लोबल रिसेशन हुआ था, जब 1% आउटपुट ड्रॉप हुआ था 2008 और 2000। तो एक बहुत वरीसम फीचर था जो इन्होंने कहा कि अब की बार फिर रेस करना है जब ये पैंडेमिक खत्म हो गया। अब देखिए 2008 में G20 वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड वहीं का वहीं मंदी रहा है 2008 से अभी तक, कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन व्हाट हैज चेंज, इसकी नंबर ऑफ कंट्रीज चेंज हो गई है। अंदर नई परिस्थिति वर्ल्ड मार्केट में ये आई है कि चाइना की स्थिति थोड़ी मंदी है और इंडिया की स्थिति थोड़ी बेटर है। लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि आप ग्लोबल साउथ को पॉलिटिकल व्यू से मत देखिए। अगर आप ग्लोबल साउथ को पॉलिटिकल व्यू से देखेंगे, जो चाइना की बातें हो रही है, तो इट विल फेल अगेन। I think we should see the India's initiative in G20 as a way of bringing the world back to multilateralism. पैंडेमिक में, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, फॉर वेरी नेचुरल रीजंस, कंट्रीज बहुत प्रोटेक्टिव हो गई। अब मैंने कुछ आंकड़े देखे हैं, कुछ लोगों ने देखा है कि आप देखेंगे कि कितने लोगों, कितनी G20 कंट्रीज ने कितने इंटरवेंशंस किए हैं विच आर एंटी लिबरलाइजेशन एंड विच आर प्रो लिबरलाइजेशन। इट टर्न्स आउट दैट इंडिया डन फेयरली वेल, लेकिन countries like Indonesia, Philippines have become extremely protectionist since the last G20. So I think global south को आप ये देखिए, movement back towards multilateralism, आपको पता ही है कि WTO क्या स्थिति है, and two, bringing the global south back as a world market. I mean, I think look at it this way. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया सर, प्रोफेसर पंत आपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया, और मैं पर्टिकुलरली बग्गा सर, मैं इसको चीन के नजरिए से मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक वॉइस ये आ रही है कि क्यों आप इसे घूम फिरा के चाइना को कॉर्नर करने का मंच इस तरह का, तो इस तरह से G20 का जो आत्मा, जो एथॉस है, वही खत्म हो जाएगा। क्या आप ये चाह रहे हैं कि चीन को आप पूरी तरह से बाहर कर दें, तो ये तो एक अगेन इट विल बी अ फेलियर, या क्या आप उसे उकसा रहे हैं? ये भी एक वॉइस आ रही है। इस पर आपका क्या नजरिया है सर? और भारत ने, अच्छी बात ये रही कि भारत ने कहा कि चाइना का रुख सकारात्मक रहा, बहुत हेल्प किया भारत ने, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा भारत ने, और चाइना ने भी कहा कि भारत ने अपनी एक महान पावर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने का एक महत्वपूर्ण मंच इसको स्थापित किया। तो अगर आप चीन और भारत के रिलेशन से देखें तो बड़ी अच्छी बातें कही गई इसको देखकर। वॉशिंगटन को देखकर वो जरूर नाराज हैं, लेकिन क्या कॉर्नर कर सकते हैं सर हम किसी देश को, जैसा प्रोफेसर पंत कह रहे हैं कि मल्टीलैटरलिज्म? एक इंटरवेंशन कर लूं। आप पॉलिटिकल प्रोनाउंसमेंट्स ऑन मीडिया को एक्चुअल रियलिटी मत देखिए। अमेरिका इज नॉट अपसेट विद चाइना। ओके। अमेरिका को ही पता है कि चीन की इस समय ग्लोबल इकोनॉमिक्स में अहमति है। इंडिया इज अ न्यू पावर। मैं आऊंगा सर, इस पर्सपेक्टिव में मैं आऊंगा, एब्सोल्युटली सर। बट भले बग्गा सर, बहुत ज्यादा कॉर्नर तो नहीं हो रहा है सर चाइना इसमें? नहीं, अब इसे चाइना को कॉर्नर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वन बाय वन आप जाएंगे चाइना के अगेंस्ट तो आप बहुत छोटे हैं। स्पेशली ग्लोबल साउथ, ज़्यादातर जो देश है वो यूरोपियन यूनियन के विकसित देश ही मुश्किल पा रहे हैं। यूके ने कहा कि हमारा पॉलिसी चाइना के साथ है टू स्लोली डिसएंगेज रादर देन डीकपल। तो यूके जैसा बुलंद देश भी देखता है, जर्मनी को थ्रेट दे देता है चाइना के आपके एक्सपोर्ट्स हम बंद कर देंगे, आपकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड देश को एक्चुअली उन्होंने पाबंदियां लगा दी थी
उनके गुड्स के ऊपर। अब उनके प्रधानमंत्री अगले महीने जा रहे हैं चीन और बातचीत चल रही है। तो चाइना के साथ वन ऑन वन में तो ये चाइना अपने को विक्टिम करता है पेंट, चाइना परपेट्रेटर है। 8 देशों के नक्शों को चाइना ने बदला है और बोला है ये हमारे हैं और हम इसको लेके हासिल करके रहेंगे, यहाँ तक कि रशिया का ईस्टर्न साइबेरिया, व्लादिवोस्टॉक तक। और ये आज की बात नहीं है, 1996 के जो मैप छपे हुए हैं चाइना के जनरल्स के, उसमें इन्होंने ऐसे किया हुआ है। सो टेरिटोरियल ओवररीच है चाइना की। हर कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए तो चाइना फर्स्ट होता है। पहले ये आसान किस्तों पे डेट देते हैं और फिर डेट ट्रैप में आ जाते हैं कंट्रीज, और उस डेट ट्रैप से निवारण करने के लिए वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टेक ओवर कर लेते हैं। आज के दिन में अफ्रीका का 40% माइनिंग रॉ मटेरियल चाइनीज हाथों में है। 41% उनका फार्मलैंड चाइनीज कंपनीज जो कंट्रोल्ड हैं कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, उनके हाथों में आ चुका है। तो ये बहुत ही एक बड़ी चीज है और ये अकेला कोई देश इसको हैंडल नहीं कर सकता। अब क्या G20 वर्सेस चाइना हो जाएगा? नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एटलीस्ट चाइना की आंखें खोल सकते हैं कि डेट रिलीफ तो चाहिए। $100 बिलियन पूरा विश्व डालेगा डेट रिलीफ के लिए। इस बारी अफ्रीकन नेशंस के डेट रिलीफ की बात हुई है, इजिप्ट की हुई है, जाम्बिया की हुई है, 1-2 और कंट्रीज की बात हुई है। श्रीलंका का हमने देखा, वहां भारत ने जरूर मदद की है श्रीलंका की। तो वो बहुत जरूरी है कि चाइना अब रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर बने। इतना उनका स्केल बन गया, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और हर इकोनॉमी के लिए चाइना की अहमियत है, इसलिए उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबली काम करना है लॉन्ग टर्म के लिए, बनिस्बत इसके कि टेक ओवर कर लिया जाए हर देश को। एब्सोल्युटली, क्रक्स यही है कि एक फोरम के जब आप सदस्य होते हैं तो जिम्मेदारी भी आती है, आप अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन जहां पर आप पर सवाल उठाए जा रहे हों उनका न सिर्फ जवाब देना बल्कि अगर कहीं कम पड़ रहे हो तो जिम्मेदारी से उस चीज़ों को स्वीकार करना भी, ये एक मैच्योर प्लेटफॉर्म की बात होती है। G20 संभवतः इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां पर उजले पक्षों पर भी बात होती है तो थोड़ा सा कुठाराघात भी होता है कमजोरियों पर भी, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हाँ जी सर, संक्षेप में सर। इंडिया की प्रेसिडेंसी से हुआ है कि हमने ये कॉन्फ्रंटेशन अप्रोच नहीं लिया है, ये कॉन्फ्रंटेशन अप्रोच इंडोनेशिया में था। हमने कहा इस समय ग्लोबल इकोनॉमिक कंसेंसस जरूरी है। यस सर, रीजनल पॉलिटिकल इश्यूज बाद में करेंगे, उसके लिए डोंट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी टू मी द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि ये आशावादी जो सोच है उसका एक बड़ा मंच बना है। मुझे लगता है आगे भी ये मंच इसी तरह से आशावादी सोच का मंच बना रहे। मैसेज आप ये दे रहे हैं कि भाई either we sink together or you will swim, either we swim together or you will sink alone, but not that we will sink you in any case. That is not the right approach. Right sir, absolutely. बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। भगत सर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। पंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमारी ये कवरेज अभी जारी है। समापन औपचारिक रूप से G20 का हुआ है, कवरेज का नहीं। जी बिजनेस पर यह कवरेज आज शाम तक जारी रहेगी और उसके बाद भी हमारे पोस्ट एनालिसिस आते रहेंगे समय समय पर, लेकिन फिलहाल इजाजत दें। नमस्कार।